प्रकार। कल हमने देखा इस पाठ में कि मानव व्यवसाय क्या होता है, फिर मानव व्यवसाय का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा प्रमुख प्रकार। प्रमुख प्रकार में हमने देखा प्राथमिक प्रकार, प्राथमिक प्रकार के क्षेत्र यानी प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र। आज हम देखेंगे द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति पद्धत संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, वरन उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। इनका क्या नहीं होता? सीधा उपयोग नहीं होता द्वितीय क्रियाओं में। प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है? सीधा इनका उपयोग किया जाता है और इनमें क्या किया जाता है? इनका स्वरूप परिवर्तित कर लिया जाता है, परिष्कृत कर लिया जाता है। परिवर्तन अर्थात प्रकृति पद्धत संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोगी योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीय व्यवसाय कहलाती है। द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण आदि को सम्मिलित करते हैं हम। जैसे लोहा इस्पात से, तो लोहा एस्ट से इस्पात, गेहूं से आटा, गन्ने से चीनी, जूट, कपास से सूती वस्त्र, चाय के पौधे से चाय आदि हम प्राप्त करते हैं। मिट्टी से ईंट, ये सभी क्रियाएं क्या है? द्वितीय क्रियाओं में सम्मिलित की जाती है, यानी हम उनका स्वरूप होता है प्राकृतिक, वो परिवर्तित कर देते हैं, परिष्कृत कर देते हैं। तो वह कौन सी क्रियाओं में सम्मिलित हो जाएगी? द्वितीय क्रियाओं में। द्वितीय क्रियाओं में जैसे कुछ देश है, अग्रणी देश है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, दक्षिण कोरिया आदि। द्वितीय व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे उद्योग, निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे उद्योग, उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और दुग्ध उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण में जैसे डिब्बाबंद वस्तुएं अपने पास आती है, जैसे दूध के पैकेट आ गए, कुछ खाने की वस्तुएं कच्चे माल के रूप में तैयार होकर आ गए, सिर्फ अपने को उसको तेल में गर्म तेल में निकालना होता है और वो तैयार होती है। निर्माण उद्योग जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बांध निर्माण आदि। दुग्ध उद्योग आदि किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? विशेषीकृत कृषि, सूती, कपास आदि, जो कपास, जूट आदि से सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। ये सभी क्रियाएं द्वितीय क्रियाओं में सम्मिलित की जाती है। ईंट बनाना, मार्बल तैयार करना, काट के डिजाइन देना उस पर, ये सभी किस में सम्मिलित की जाएगी? द्वितीय क्रियाओं में सम्मिलित की जाएगी। अब इन उद्योगों को कुछ कच्चा माल, वहाँ की भौगोलिक दशाएं, सांस्कृतिक दशाएं प्रभावित करती है इन उद्योगों को कि वह कैसे आकर्षित करते हैं, किन क्षेत्रों में कौन से उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे हम देखते हैं सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग हर जगह स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या चाहिए? हमें कच्चा माल, परिवहन के साधन, वहाँ की सरकार की नीति, श्रम आदि वहाँ पे उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, तो वह सभी दूरियां देख के स्थापित किए जाते हैं उद्योग। जैसे हम देखते हैं कुछ उद्योग जो इनको प्रभावित करते हैं। द्वितीय व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक। पहला कारक है कच्चा माल,
यानी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, कितनी दूरी से प्राप्त होगा अपने को, उसके आधार पे क्या किया जाएगा, उद्योग स्थापित किया जाएगा। जैसे लोहा इस्पात उद्योग लगाना हो किसी व्यक्ति को, तो वह क्या देखेगा कि लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होगा उसे, फिर देखेगा वह कच्चे माल के बाद में उसके लिए, उसको गलाने के लिए, गर्म करने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन, यानी शक्ति के साधन कहाँ से प्राप्त होंगे। फिर वह देखेगा कि कोयले क्षेत्र कितनी दूर है इनसे लोहा स्थानों से। इसके बाद में वह देखेगा परिवहन संचार सुविधाएं, यानी परिवहन की कैसी व्यवस्थाएं हैं, सड़क सुविधा है या नहीं है, परिवहन लायक सड़कें है या नहीं। तो चौथी होगी थी उसके पास पूंजी कि वह कितना बड़ा उद्योग लगा सकता है। पांचवी बाजार, जैसे वह ये सभी माल तैयार भी करने पर वहाँ पर बाजार भी है या नहीं, वो बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी उसकी सामग्रियाँ। अगली नीति है सरकारी नीतियाँ। सरकार की कैसी नीतियाँ उद्योगों को प्रोत्साहन देती है या छूट देती है या अधिक टैक्स लगाती है या अधिग्रहण कर सकती है वहाँ की सरकार, क्या नीतियाँ हैं। श्रम, फिर उसके बाद देखेगा वो श्रम कि श्रम सस्ता श्रम है या महंगा श्रम है, या वहाँ पर श्रमिकों की संख्या कम है, मजदूरों की संख्या कम है, अधिक है। फिर प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार आविष्कार किस प्रकार से किए, नवाचार इसमें किस प्रकार के आविष्कार किए जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार। तो इन सभी को देखकर वह इन सभी की बीच की दूरी या किसी जैसे, या तो वह लोहे के पास अपना उद्योग स्थापित करेगा या फिर कोयले के पास उद्योग स्थापित करेगा अपना। इसमें जल की भी आवश्यकता होगी, जल सुविधा भी देखेगा वह कि पानी की उपलब्धता है या नहीं है। तो इसमें शक्ति के संसाधनों में जैसे विद्युत भी हो सकती है, ऊर्जा भी हो सकती है, और कोयले से भी प्राप्त कर सकता है वह शक्ति। तो इस प्रकार ये सभी कारक क्या करते हैं, उद्योगों को प्रभावित करते हैं या द्वितीय व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं तृतीय व्यवसाय। तृतीय व्यवसाय, और इसी की तृतीय व्यवसाय की ओर भी भारत अग्रसर है, यानी भारत में इसी व्यवसाय की ओर अधिक जनसंख्या अग्रसर है। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक प्रत्येक सेवाएं सम्मिलित की जाती है, यानी प्रत्येक सेवाएं हम देते हैं उनको। किसी भी व्यक्ति को अप्रत्यक्ष तरीके से हम सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते, प्रत्यक्ष तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत इस सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। कुशल श्रमिकों को व्यवसाय दृष्टि से प्रशिक्षण, विशेषज्ञ आदि क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया जाता है, यानी वह अपने कार्य में निपुण होते हैं। इस क्रियाकलाप में हम निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं आदि को सम्मिलित कर सकते हैं हम इस व्यवसाय के अंतर्गत, जैसे बैंक, बीमा, पर्यटन इत्यादि। इनको उस क्षेत्र के मनुष्यों के सांस्कृतिक स्तर तथा वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वहाँ के विकास के अनुसार, वहाँ का उस
देश का उस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है या नहीं हुआ है, उसी के आधार पर इन उद्योगों का विकास होता है। वहाँ पर मशीनीकृत कार्य किए जाते हैं, शिक्षित व्यक्ति तैयार होते हैं, रोजगार के लिए वे अलग अलग प्रकार के व्यवसाय स्थापित करते हैं। देखो, एक विकसित या विकासशील देश होता है, उसके अंतर्गत बहुसंख्या यानी अधिक संख्या में इस व्यवसाय में वहाँ की जनसंख्या क्रियाशील रहती है यानी कार्य करती है। कार्य करने के साथ इस व्यवसाय में उत्पादन भी किया जाता है और विनिमय भी किया जाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन भी किया जाता है और उसे बेचा भी जाता है यानी उसका चार्ज लिया जाता है। इस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। सेवाओं के बदले में परिश्रम लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। जैसे इसमें देख सकते हैं हम नलसाज, मिस्त्री, वकील, डॉक्टर आदि ये क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं, अपने को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा विनिमय के उदाहरण देख सकते हैं, व्यापार, संचार, परिवहन के संसाधनों के द्वारा एक वस्तु को दूसरी स्थान पर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है तो वह क्या लेते हैं, अपना चार्ज लेते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचा पाते हैं। इस प्रकार के कार्य इस व्यवसाय के अंतर्गत किए जाते हैं। इस व्यवसाय के मुख्य सेवाएं हैं जैसे परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार और सेवाएं। जैसे हम ये सारा पाठ होने के बाद एक सारणी बनाएंगे, उसमें इन सभी को अलग से हम देखेंगे। अगला व्यवसाय है अपना चतुर्थ व्यवसाय यानी तृतीय व्यवसाय में मुख्यतः सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। संचार, परिवहन, बैंकिंग आदि इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ व्यवसाय देखो, चतुर्थ व्यवसाय अप्रत्यक्ष सेवाओं का व्यवसाय है जिसे जीन कोर्ट में अप्रत्यक्ष सेवाओं में सम्मिलित किया है। यह व्यवसाय मुख्यतः विकसित देशों में पाए जाते हैं यानी इनकी संख्या विकसित देशों में अधिक होती है। इनमें संलग्न लोगों की संख्या विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। ये अप्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं हमें। अप्रत्यक्ष सेवाओं में हमें उपलब्ध करवाने वाले क्रियाकलाप जैसे सूचना आधारित यानी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे एक न्यूज चैनल है, उसमें जो रिपोर्टर है उसके ग्राउंड रिपोर्टर वह सूचनाएं एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद में वह उन्हें न्यूज चैनल के पास भेजेंगे, न्यूज चैनल उन्हें प्रकाशित करेगा। प्रकाशित करने के बाद हम उनका अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका अप्रत्यक्ष सेवाएं ले रहे हैं। हमने कुछ भी नहीं किया और हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से और उदाहरण देख सकते हैं हम इसके। अनुसंधान आधारित यानी किसी भी वस्तु पर अनुसंधान किया जा सकता है। अनुसंधान नई खोज की जा सकती है। तो नई खोज सभी व्यक्तियों के हितकारी होती है। जैसे किसी भी वस्तु पर या जैसे गाड़ियों पर नई खोज की जाती है तो उससे प्रदूषण कम हो, या उद्योग धंधों के लिए, कृषि के लिए नई बीज तकनीकी तैयार किए जाते हैं, उससे प्रति हेक्टेयर उपज अधिक बढ़ सके, सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, इसमें डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी सम्मिलित किया जाता है। कार्यालय, भवन, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, रंगमंचों, कार्य दलाली के भार वाले कर्मचारी प्रत्येक सेवाओं में रखे जा
सकते हैं। इस प्रकार इस व्यवसाय में अप्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे दलाली लेने वाले व्यक्ति का किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, पर वह क्या करवाता है, दो व्यक्तियों के बीच में मेल करवाता है, मिलवाता है, बिकवाता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का संसाधन, तो वह क्या दे रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं दे रहा है हमें। अगला व्यवसाय है पंचम व्यवसाय, जो उच्च कोटि का व्यवसाय है। पंचम व्यवसाय एक उच्च कोटि का व्यवसाय है। इस व्यवसाय के अंतर्गत आंकड़ों का विशेषीकरण किया जाता है, किसी प्रौद्योगिकी इकाइयों के लिए और उन्नति से कार्य करने की खोज की जाती है। उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। पंचम व्यवसाय में तृतीय व्यवसाय कोई और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए क्रियाकलाप किए जाते हैं। इनमें निम्न प्रकार से हम सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे सरकार, निर्णयकर्ता, विशेषज्ञ, किसी जैसे स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल, ये किस में सम्मिलित होंगे, पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत आएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री आदि, ये सभी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, विशेषज्ञ, ये सभी अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। जैसे हमारे इसरो है, तो इसरो का महत्व कहीं अधिक होता है उनकी संख्या से। वो हमें नई नई खोज उपलब्ध करवाते हैं, नए नए प्रकार के ज्ञान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा एक निर्णय से पूरे देश में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो उनकी संख्या से उनका कार्य क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। अब हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से इन व्यवसायों को अलग से। देखो, हमने द्वितीय व्यवसाय देखा। द्वितीय व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निर्माण करना। और तृतीय व्यवसाय से क्या, कौन से व्यवसाय चालू हो जाते हैं, सेवा सेक्टर के, यानी सेवा देने वाले व्यवसाय होते हैं। ये हमें सेवाएं देते हैं, सेवाओं के बदले ये क्या लेते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। तो सेवा सेक्टर को हम देखते हैं विस्तृत रूप में। सेवा सेक्टर, इसमें देखते हैं पहले तृतीय क्रियाकलाप को। तृतीय व्यवसाय, तो इसमें व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं सम्मिलित की जाती है। जैसे आपको पूछा जाए तृतीय क्रियाकलाप में क्या सम्मिलित किया जाता है, तो आपको लिखना है व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं और सेवाएं। अब इसमें व्यापार एवं वाणिज्य को अलग से देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तो थोक व्यापार के भी दो भाग होते हैं, नगरीय आपूर्ति और ग्रामीण मंडियां। थोक व्यापार क्या होता है, यानी जैसे हम गाड़ी में गाँव से शहरों के पास से गाँव में हम हमारे किसी भी उपज को लेके जाते हैं, जैसे टमाटर मान लो, टमाटरों को लेके जाते हैं, तो वो हम एक साथ किसी व्यापारी को देते हैं उसको, फिर तो वो क्या होता है, थोक व्यापारी। और फिर वह टुकड़ों में किसी को देता है। वह कौन से व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी। और फिर वह किलो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, ऐसे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को सेवाएं देते हैं। तो ऐसे फुटकर और थोक व्यापारी होते हैं। और थोक व्यापारी नगरीय आपूर्ति और ग्रामीण मंडियों दोनों में आपूर्ति करते हैं। ये वहाँ से इनके पास से नगरीय व्यापारी भी लेके जाते हैं और ग्रामीण व्यापारी भी इनके पास से लेके जाते हैं सामग्री। फुटकर व्यापारी नगरीय और ग्रामीण, यानी नगरों में सभी व्यक्ति इनके पास से नहीं लेके जा सकते, ना ही ये देते हैं किलो, आधा किलो। तो ये किन से लेंगे, फुटकर व्यापारियों से। यहाँ पे भी फिर फुटकर व्यापारी होंगे, इनमें ग्रामीण और नगरीय होंगे।
तो फुटकर व्यापारिक नगरीय और ग्रामीण नगरीय। श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, दूरभाषा, इंटरनेट, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना। देखो श्रृंखला भंडार यानी वह लाइन में लगे हुए होते हैं, ठेले या जो भी वहाँ पे बेचने की व्यवस्था होती है, एक बाजार बना दिया जाता है, जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार उनको। डाक ऑर्डर के द्वारा भी हम जैसे किसी ने पैक करवा दिया तो वो उस डाक के द्वारा भेज दे। तीसरा है सुलभ बाजार केंद्र, यानी किसी विशेष जैसे टमाटर का हो गया या फल सब्जी, फलों का हो गया, सब्जी का हो गया, कोई सुलभ बाजार सरकार के द्वारा खोल दिया जाता है। लोक वितरण योजना, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आज यहाँ पे ये बाजार लगाया, कल दूसरे एरिया में लगेगा, परसों तीसरे में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर ये बाजार लगते हैं। ग्रामीण आवधिक बाजार और फेरी, यानी फेरी में तो रोज ही या 2-3 दिन छोड़ के वह जो व्यक्ति फल सब्जी जो भी बेचने आता है वह बेचने आएगा। और आवधिक बाजार ये एक निश्चित अवधि में बाजार लगेगा, एक किसी बड़े कस्बे या कस्बे के पास में या ग्रामीण एरिया में ये बाजार लगेंगे। तो ये क्या हुआ, व्यापार एवं वाणिज्य। अब परिवहन, परिवहन में मुख्यतः क्या है, रेल, सड़क, जल और वायु। एक और रह गई है इसमें पाइप लाइन परिवहन, वो या तो सड़क परिवहन में ही सम्मिलित की जाती है या अलग से दी जाती है। जैसे 9th क्लास में अलग से है, 10th क्लास में इसी के अंदर है। रेल, सड़क, जल, वायु परिवहन। तो रेल परिवहन ना आंतरिक ना बाह्य, आंतरिक ही होता है। सड़क परिवहन भी आंतरिक होता है। जल परिवहन आंतरिक और महासागरीय, यानी देश के अंदर और देश के बाह्य भागों को दूसरे देशों से जोड़ने वाला जल मार्ग। ये सिर्फ नदियों के अंदर, झीलों के अंदर आंतरिक परिवहन होता है। महासागरीय परिवहन महासागरों के अंतर्गत होता है। वायु परिवहन यात्री सेवा और माल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। यह भी आंतरिक और बाह्य हो सकता है, यानी देश के अंदर और देश के बाहर। इनमें सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन। फिर संचार, संचार की ये लाइन है, संचार परिवहन। संचार परिवहन में परिवहन के साधन, दूरसंचार और दृश्य सामग्री सम्मिलित की जाती है। परिवहन के साधन ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी क्या है, संचार के साधन ही है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं ना किसी भी वस्तु को, तो ये क्या है, संचार के संसाधन है, गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं किसी भी वस्तु को। दूरसंचार, दूरसंचार दूरभाषा में दूर लाइन यानी लाइन, अंडरग्राउंड लाइन तभी होते हैं। दूसरा मोबाइल के द्वारा हमें प्राप्त होती है सूचनाएं। दृश्य सर्वे सामग्रियां कौन कौन से होते हैं, फिल्में हम देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मीडिया, मीडिया के 2 भाग है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र टीवी के माध्यम से देख सकते हैं हम और पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। ये भाग है सेवा क्षेत्र का। किसका है, सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र को यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से नीचे ले लिया गया। सेवा क्षेत्र में बैंक, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यवसायिक। तो देखो बीमा, बीमा क्या है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता हो तो वह बीमा अगर होता है उसका, तो उसके क्या होता है, बीमा कवर किया जाता है। बीमा कंपनी उसे पैसे मुआवजा उपलब्ध करवाती है
जिस प्रकार का भी बीमा हो उसका, जैसे किसी फैक्ट्री का बीमा हो, फैक्ट्री में आग लग जाए तो फिर उससे बीमा कंपनी उसका मुआवजा उपलब्ध करवाएगी। अचल संपदा जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है वह व्यक्तिगत और वह व्यवसायिक, व्यक्तिगत कुछ संपदा हो हमारी, सरकारी संपदा, गैर सरकारी संगठन, ये सभी के भी क्या उपलब्ध करवाते हैं, सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। अगला चतुर्थ व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय सूचना आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं हमें, अनुसंधान आधारित एवं विकास आधारित सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। यानी सूचनाएं, जैसे हमें सूचनाएं उपलब्ध होती है, जैसे भारत में क्या हो रहा है, भारत में कोरोना के मरीज कितने हो गए, विश्व में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं, आज कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, आज हमारे देश ने किस प्रकार की नीति लागू की, कौन कौन से अधिकार दिए, छीने, कहाँ कौन सी सरकारें बनी, ये सभी सूचनाएं चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और अनुसंधान, नई खोज, विकास की योजनाएं वह सभी किसमें सम्मिलित की जाएगी, चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत। पंचम व्यवसाय, पंचम व्यवसाय में विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक वो सम्मिलित किया जाता है। यानी जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर में भी जैसे कोई ब्रेन का विशेषज्ञ, कोई पेट का, कोई हड्डी का विशेषज्ञ, अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार विशेषज्ञ और निर्णय करता, जैसे निर्णय लेने की क्षमता होते हैं, निर्णय ले सकते हैं, उनको किस में सम्मिलित किया जाएगा, पंचम व्यवसाय में। जैसे बोल दिया जाता है कि राजस्थान में कोरोना के मरीज अधिक बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाना चाहिए, वापस लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए, जैसे बिहार में लगाया गया, पश्चिम बंगाल में लगाया गया। तो ये क्षमता है कि उनकी सिर्फ निर्णय करता व्यक्ति होंगे, जैसे मुख्यमंत्री के अंदर परामर्शदाता से परामर्श दे सकते हैं। वह जैसे हम मुख्यमंत्री किसके अधीन कार्य करता है, राज्यपाल को, राज्यपाल को परामर्श दे सकता है कि आप राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाए, नहीं किया जाए। नीति निर्धारक व्यक्ति होते हैं, नीतियाँ निर्धारित करते हैं कि इस साल हम कृषि में इतना निवेश करेंगे, औद्योगिक क्षेत्रों में इतना, पर्यटन में इतना, तृतीय व्यवसाय में इतना। तो ये सभी कार्य कौन करते हैं, नीति निर्धारित व्यक्ति करते हैं। तो ये आज हमारा पाठ नंबर 7 समाप्त हुआ, मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार।